हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जैसा हमने कहा था कि हम लोग एक न्यू बैच शुरू करेंगे उन बच्चों के लिए जो कभी क्लास 11 से क्लास 12 में गए हैं, जिनको नेक्स्ट ईयर 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ जेईई मेंस और नीट एग्जामिनेशन भी देना है नेक्स्ट ईयर। अभी तक क्या था कि हम लोग जो बैच अभी हम लोग चला रहे थे उसमें ज़्यादातर बच्चों का जो टारगेट था वो सीयूईटी या फिर कुछ बच्चे नीट एग्जामिनेशन के भी जुड़े थे। तो अभी कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो क्लास 11 से 12th में गए, उनका कहना था कि सर हमें नेक्स्ट ईयर सीयूईटी या फिर नीट या फिर जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देना है अलॉन्ग विद बोर्ड्स। तो हम लोग उसके लिए क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें। तो मैंने कहा था कि बहुत जल्दी क्लास 12th के बच्चों के लिए जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर होने जा रहे हैं उनके लिए एक फ्रेश बैच शुरू करेंगे। इस बैच में सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन की ही बात नहीं होगी, हम लोग जेईई मेंस और नीट एग्जामिनेशन को भी टारगेट रख करके बैच शुरू कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि हम लोग जो बैच चला रहे थे वो 3-4 महीने का हमारा एक बैच है, क्रैश कोर्स टाइप का, जिसमें सीयूईटी और नीट के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जुड़े हुए हैं। तो अब तक जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे वो कह सकते हो कि एक किसी भी चैप्टर का एक झलक सिर्फ था, एक छोटा सा झलक तुमको मैं दिखा रहा था, क्योंकि हम लोग पास उतना वक्त नहीं है कि हम हर चैप्टर्स पे बहुत डिटेल में बात करें। जितना ज़रूरी है, जितना हमारे काम का, जिससे हमारे मार्क्स अच्छे से आ जाए, जिससे हमारा अच्छा खासा एग्जामिनेशन हो जाए, उस हिसाब से हम लोग अपने कोर्स को लेकर चल रहे थे। बट अभी जो हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं इसमें हम बस अच्छा खासा समय है, ऑलमोस्ट 1 साल का बस वक्त मिलेगा। तो एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में, बहुत थॉरोली हम लोग कंप्लीट करेंगे और असल में जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनकी फील कि एक्चुअली में है क्या वो तुमको असल में इस बैच में ही देखने को मिलेगी। क्योंकि इस बैच में हमें बहुत टाइम मिलेगा और मैं बिलीव करता हूँ कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें समय देने की ज़रूरत होती है। चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ तो भी मुझको समय देना चाहिए, अगर तुम पढ़ रहे हो तो भी तुमको समय देना चाहिए। तो हम लोग इस बैच में इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमें बस समय होगा तो हम लोग उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को, उस चैप्टर्स को बहुत अच्छे से थॉरोली कंप्लीट करेंगे। और उसको सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कि यार कोई एग्जामिनेशन देना है इसलिए फिजिक्स पढ़नी है, बल्कि इस बैच का मेरा पर्पस ये है कि तुमको फिजिक्स सिखाया जाए कि एक्चुअल में फिजिक्स होती क्या है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, क्या उसका यूज़ है, क्या उसका एप्लीकेशन है। बाकी एग्जामिनेशन में जो आएगा वो तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होगा कि चलो पढ़ते पढ़ते एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो गया। तो द मोटो ऑफ दिस बैच विल बी टू क्रिएट इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट जगा रहा, ताकि तुमको फिजिक्स में अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तुम इसको एज अ बस सब्जेक्ट लेके चलते हो कि चलो यार बस बाकी उनका सब्जेक्ट है, इसको बस पास करें, ख़त्म करना है। तो वो एक थिंकिंग हमको हटानी होगी, ठीक है। और हमको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना होगा कि यार हमको बस मार्क्स लाने, सीखने के लिए पढ़ो। सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं, तुम कोई भी विषय पढ़ दो तुम उसको सीखने के लिए पढ़ो। तो अगर तुम सीखने के लिए पढ़ोगे तो बाकी चीज़ें तुम्हारा अपने आप तुम्हारा होता जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा देख करके, सोच करके हम लोग इस बैच को शुरू करें। बट जो बच्चे भी सीयूईटी या नीट के स्टूडेंट हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैनल के साथ, तो वो परेशान नहीं होंगे कि सर अब 12th का शुरू कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा लेक्चर्स आएगा कि नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी कहीं स्लो तो नहीं हो जाएगी, लेक्चर्स कहीं कम तो आना शुरू नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा होगा, तुमको लेक्चर्स अब और ज़्यादा मिलेंगे और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी। जैसे एग्जामिनेशन आता जाएगा नज़दीक, हम लोग उसके हिसाब से और रेगुलर बेसिस पर क्लास करेंगे। तो जो भी सीयूईटी और नीट के बच्चे थे उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका लेक्चर्स, उनके क्लासेस जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे और हम जैसे प्रिपरेशन करते थे वैसे करेंगे, जैसे पढ़ रहे थे अब तक वैसे ही पढ़ेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जिनको भी नेक्स्ट ईयर का प्लान करना है, नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, नीट में अपेयर होना है, जेईई मेंस उनका टारगेट है, उन बच्चों के लिए फ्रेश बैच है। तो जो बच्चे भी अभी क्लास 11 से क्लास 12th में गए हैं वो तुरंत इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर सही में फ़िज़िक्स सीखना चाहते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमको फिज़िक्स से मार्क्स लाने हैं,
उसके अलावा ये भी हो कि हमको फिजिक्स सीखनी है, समझनी है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, देन यू आर वेलकम। ठीक है, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मेरा ये जो बैच शुरू करने का वो जो एक मोटो है वो ये नहीं कि हर बच्चे का मार्क्स आ जाए अच्छा खासा। द मोटो बिहाइंड दिस बैच इज़ दिस कि तुम्हारा फिज़िक्स में इंटरेस्ट जगे और तुमको फिज़िक्स समझ में आए, तुमको फिज़िक्स में चीज़ें तुमको क्लियर हो, कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हो, और अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं उनको तुम समझने की कोशिश करो, कोरिलेट कर सको, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वंडरफुल नेचर अराउंड अस। ये नेचर हमारा कैसे काम करता है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, एवरीथिंग विल बी क्लियर। जब तुम फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हो तो तुमको इन सब चीज़ों का आंसर मिलना शुरू होता है कि हमारे आसपास जो नेचर है उसके काम करने का मैकेनिज्म क्या है, वो किस नियम पर, किस सिद्धांत पर, किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। तो ये तुमको एक किस्म का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि हम जिस जहान में रहते हैं उस जहान का क्या नियम है, क्या कानून है, कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो अगर तुमको ये सब जानने की जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो फिर तुमको फिज़िक्स कभी भी परेशान नहीं करेगी। और अगर तुम फिज़िक्स को सिर्फ एज अ सब्जेक्ट की तरह सोचोगे कि यार नहीं, नीट एग्जामिनेशन में मुझको फिज़िक्स आएगा तो पढ़ लो, जेईई मेंस से फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे तो पढ़ लो, तो हमेशा तुमको ये और ज़्यादा परेशान करेगा, है ना। तो टेक इट एज अ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, क्या मुझको सीखना है, जानना है कि होता क्या है, तो फिर बाकी चीज़ें अपने आप अपना ध्यान रख लेंगी, चाहे वो मेंस हो चाहे नीट हो, वो मार्क्स अपने आप तुम्हारा आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि हमारा जो मेन मकसद होगा इस बैच का वो ये होगा कि तुमको फिज़िक्स सिखाई जाए, तुमको फिज़िक्स समझाई जाए, और मोर इम्पॉर्टेंटली फिज़िक्स को तुम फील कर सको और अपने आसपास जो नेचर है उसके साथ कोरिलेट कर सको, देखो कि ये चीज़ कैसे होती है, और ऑलमाइटी ने कितना शानदार नेचर बनाया है और ये कितने शानदार मैकेनिज्म पर काम करता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, क्लास 12 का जो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, हम लोग आज उससे शुरुआत करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है, लेक्चर नंबर 1 है। तो आज हम लोग सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे कि भाई चार्ज कहाँ से आया, किसने देखा, अट्रैक्शन रिपल्शन की बात आई कहाँ से, क्या पूरा इसका मैकेनिज्म है, कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची, किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, और आज हम बहुत कुछ जान चुके हैं। तो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखें कि फिज़िक्स में कोई चीज़ तुम कोई भी चीज़ तुम जब पढ़ते हो, उसके बारे में समझते हो, रेयरली कोई ऐसी चीज़ होती है जो सडन एक्सपोज होती है कि लो मैं हूँ, इस तरीके से मैं काम करता हूँ, ऐसा बहुत कम होता है। उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाकर के प्रॉपर क्लियर थ्योरी हम तक पहुँचती है। तो समटाइम्स इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू गेट अ पर्टिकुलर कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अ पर्टिकुलर टॉपिक। आज जो हम चार्ज के बारे में जानते हैं, जितना कुछ जानते हैं, वो एक दिन में नहीं जाने। तुम सोच सकते हो किसी भी चीज़ का लर्निंग प्रोसेस एक दिन में नहीं होता। हम लोग जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, ये हज़ारों साल की मेहनत है, हज़ारों लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तब जाकर के हम आज बहुत कुछ जान चुके हैं चार्ज के बारे में, उसको यूज़ करते हैं। तुम भी सोचो इस चीज़ को, तुम जब किसी चीज़ को पढ़ते हो तो इट विल टेक टाइम। तुमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए यार आज मैं चैप्टर खोलूँ और आज मैं इसका बादशाह बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। यू हैव टू ग्राइंड योर सेल्फ, तुमको अपने आप को रगड़ना होगा, ठीक है, तुमको वक्त देना होगा, थोड़ी तकलीफ सहनी होगी, तब जाकर तुमको उस पर कमांड होगा। तो जो बच्चे बीच में गिव अप कर देते हैं उनके लिए फिर मुश्किल है, और जो लगे रहेंगे, लाख परेशानी है, मुश्किल है, लगे रहेंगे, तो फिर आज कल नहीं परसों वो सब्जेक्ट तुमको इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फिर तुम कहोगे कि यार ये इसमें बहुत कंफर्टेबल है, इसमें किसी को मैं पढ़ा भी सकता हूँ इनफैक्ट, बट यू शुड टेक टाइम। तो अब मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की, चूँकि आज पहला क्लास है तो एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन तुमको दूंगा पहले मैं कि ये बात कहाँ से शुरू हुई, चार्ज का नोमेनक्लेचर कहाँ से आया, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आई, और आज जो हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की और टाइम की बात करूँ कि कब की बात है जब पहली बार किसी ने
चार्ज को ऑब्जर्व किया कि हाँ ये कुछ है, वो अगर टाइम की बात किया जाए तो द टाइम वॉज 600 BC। आज से लगभग कह सकते हो 2600-2700 साल पहले की बात है, 600 BC। और जगह थी तुम्हारी बहुत शानदार जगह है ग्रीस। ग्रीस एक ऐसी जगह है जिसको फिलोसफर की धरती कहा जाता है। एक से एक दार्शनिक, एक से एक बड़े बड़े फिलोसफर इस मिट्टी से, इस धरती से पैदा हुए, जिन्होंने इस दुनिया में बहुत अपने अपने बातें कही, जिनको हम सुनते और आज भी कहते हैं कि यार मतलब क्या आदमी था। तो ग्रीस का नाम हमेशा फिलोसफर्स के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत लिया जाता है कि एक से एक यहाँ पर फिलोसफर्स पैदा हुए जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस दुनिया को देखने का, समझने का कोशिश किया। और एक से एक शानदार, अगर मौका तुम कभी मिले तो साइंस से हटकर कभी अगर कुछ पढ़ने का मौका मिले या कुछ पढ़ने का मन करे तो फिलॉसफी ज़रूर पढ़ना। तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस शानदार दुनिया के बारे में। इसको देखने के अलग अलग नज़रिए तुमको भी पता चलेंगे, है ना। तो फिलॉसफी वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट। चलो बात कभी करेंगे। तो बच्चों समय था 600 BC और जगह था ग्रीस। दिस वॉज द टाइम एंड दिस वॉज द प्लेस। जैसे होता है ना किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी तो क्या पहले सबसे पहले क्या करते हो भाई, टाइम क्या था। दूसरी बात करते हो प्लेस क्या था। तो टाइम था 600 BC और जगह थी बच्चों ग्रीस। ग्रीस में भी एक जगह थी मिलेटस, ठीक है। मिलेटस, वहाँ पर एक जगह थी मिलेटस। वहाँ पर एक फिलोसफर थे जिनको हाईली रिगार्ड किया जाता है साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में, जिनका नाम था, जिनको ऐसे कहा जाता है, थेल्स ऑफ मिलेटस। ऐसा कहा जाता है कि ये अपने टाइम के सबसे पहले साइंटिफिक फिलोसफर थे और इनको बहुत बड़े बड़े लोग बहुत रिगार्ड करते हैं। ये एक्चुअली भी मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे और ज्योमेट्री में बहुत कुछ इनका नाम है, बहुत कुछ इन्होंने किया, डिस्टेंस वगैरह बहुत अच्छे से मेजर करते थे। तो इनको हाईली रिगार्ड किया जाता है एज अ फर्स्ट साइंटिफिक फिलोसफर। अब साइंटिफिक फिलोसफर का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक फिलोसफर का मतलब ये होता है कि जो अपने आसपास जो चीज़ें हो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न देखे। जैसे इनको कहा था कि फर्स्ट साइंटिफिक फिलोसफर कुछ यूँ मतलब समझो, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश को पहले लोग कहते हैं कि भी देवताओं का कुछ काम है, दैवी आपदा है, भूकंप आ गया, ऐसा कुछ है ना। तो कुछ भी अगर नेचुरल फिनोमेना होता था तो लोग उसको गॉड से तुरंत कनेक्ट करते थे कि यार ये दैवी आपदा है, प्रकोप है, तो ये है, वो है, व्हाटएवर जो भी हो। बट इन्होंने उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न खोजना शुरू किया कि बारिश हो रही है उसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, अर्थक्वेक अगर है तो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है ना। कहीं पर कुछ नेचुरल फिनोमेना हो रहा है तो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, तो उसको बोलते हैं जो साइंटिफिक फिलोसफर। तो थेल्स ऑफ मिलेटस को ऐसा कहा जाता है, वॉज द फर्स्ट साइंटिफिक फिलोसफर जो अपने आसपास चीज़ों के पीछे साइंटिफिक रीज़न खोजते थे, है ना। तो जो चार्ज की डिस्कवरी है, चार्ज की सबसे पहली खोज है, जिसने सबसे पहले चार्ज को देखा, ऑब्जर्व किया, वो क्रेडिट इन्हीं को दिया जाता है। थेल्स ऑफ मिलेटस 600 BC एंड द प्लेस वॉज द ग्रीस। हुआ क्या था इनके साथ? अब अनजाने में हुआ था कि इन्होंने जानबूझ के किया था, नोबडी नोस। हुआ ये था कि एम्बर, अब एम्बर क्या होता है उसकी बात भी करेंगे। जो एम्बर को जब हम लोग वूल या सिल्क के साथ रब किया, जब एम्बर को वूल या सिल्क के साथ हम लोग रगड़ते हैं तो जो एम्बर है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों या छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले ये जो अट्रैक्शन था वो इन्हीं ने देखा, ऐसा कहा जाता है। तो जो क्रेडिट है ये अट्रैक्शन की, जहाँ से बात शुरू हुई, वो इन्हीं को दिया जाता है।
इन्होंने शायद पहली बार देखा होगा कि जब एम्बर को इन्होंने सिल्क से रब किया, वूल से रब किया और उस एम्बर को छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास ले गए, है ना, तो पार्टिकल्स आकर के एम्बर से चिपकना शुरू हो गए। ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहली बार थेल्स ऑफ मिलेटस ने देखा था, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए चार्ज के डिस्कवरी ये फर्स्ट कह सकते हो कि पहला स्टेप था, चार्ज को किसी ने धरती पर देखा। दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट। उसके पहले भी शायद किसी देखा होगा, बट नोबडी नोज। दुनिया बहुत बड़ी थी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो दफन हो गई होंगी, शायद किसी को पता नहीं चला होगा। शायद भारतवर्ष में किसी ने देखा होगा, बट वही बात है, कुछ लोग देख करके अवॉइड करते हैं, कुछ लोग उसके पीछे वजह खोजते हैं। जो अवॉइड करते हैं वो इतिहास नहीं बनाते, जो वजह खोजते हैं वो इतिहास बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने और देखा होगा पहले, एम्बर तो हर देश में मौजूद है, सिल्क और वूल तो हर जगह मौजूद था। किसी ने देखा होगा, रब किया होगा, अट्रैक्शन भी देखा होगा, मगर उसको फर्क नहीं पड़ा होगा। ठीक है, अट्रैक्ट किया तो किया, मेरे से क्या मतलब है, चलो। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अट्रैक्शन हुआ तो क्यों हुआ, क्या उसके पीछे रीज़न है, नेचर कैसे फंक्शन करता है। तो उसी को बोलते हैं जो साइंटिफिक फिलोसफर। हमारे में से हमारे मैं भी देखता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हो जो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, यार चलो ये चीज़ है तो ठीक है, मेरे से क्या है। कुछ बच्चे नहीं, सर क्यों है, क्यों ऐसा होता है, तो समझ सकते हो उस चीज़ों को। तो मैं पर्सनली ये नहीं मानता कि ये पहली बार ऐसा इन्होंने देखा होगा। मुझको लगता है कि ऐसा बहुत दफ़ा हुआ होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, पर बहुत लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया होगा कि चलो होता है तो होता है, मुझसे क्या। बट जिसने देखा, उसके पीछे लगा, उसके पीछे खोजबीन की, जांच पड़ताल किया, उसी का नाम सामने आता है। तो ये जो सब पहली बार ये जो अट्रैक्शन का फिनोमेना देखा गया कि किसी चीज़ को रगड़ने पर वो चीज़ छोटी छोटी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, दिस गोज टू थेल्स ऑफ मिलेटस। और जो चीज़ें ली गई थी वो एम्बर को वूल और सिल्क के साथ रगड़ करके देखा गया कि ये छोटी छोटी पीसेस को, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, अब मैं तुमको पहले एम्बर के बारे में बताऊं, एम्बर होता क्या है, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बर से ही शुरुआत होती है, तो हर बच्चे के उससे एम्बर होता क्या है। जो पेड़ होते हैं, पेड़ का जो रेजिन होता है, रेजिन का मतलब ये समझ लो कि जो पेड़ की जो छाल होती है उसका जो चिपचिपा सा मैटेरियल होता है, ग्लू टाइप का, है ना, गोल जैसा होता है, चिपचिपा। सब जानते होंगे, देखे होंगे, जो पेड़ की छाल होती है वहाँ से एक ग्लू जैसा निकलता है, गोल जैसा चिपचिपा सा मैटेरियल निकलता है, इसको रेजिन बोलते हैं शायद। तो वो रेजिन जब जम करके ठोस बन जाता है, सॉलिड, है ना, तो एक चमकदार और ट्रांसपेरेंट मटेरियल की तरह बन जाता है। जैसे एक कांच का टुकड़ा, एक कांच का स्लैब, ग्लास का स्लैब, प्रिज्म जैसा कुछ ऐसे। तो जो पेड़ की रेजिन निकलती है, जो चिपचिपा सा गम की तरह मटेरियल निकलता है, जब वो जम जाता है और बिकम्स सॉलिड, तो उसी को बच्चों बोलते हैं लोग एम्बर। और एम्बर का उस जमाने में बहुत यूज़ हुआ करता था। ज्वेलरी में इसका यूज़ होता था, इसका यूज़ कुछ बीमारियों में भी लोग ऐसा करते थे, ऐसा बताया जाता है। चोट वोट लगने पर इसका यूज़ किया जाता था। डेकोरेशन में, घर में डेकोरेशन के लिए बहुत इसका यूज़ होता था उस ज़माने में। आज से 600 BC की बात हो रही है। तो एम्बर वॉज वेरी कॉमन थिंग। उस वक्त लोगों को एम्बर बहुत अच्छे से पता था, बहुत उसका यूज़ करते थे। तो एम्बर वॉज दैट, ठीक है, जो पेड़ से जो गम जैसा मैटेरियल निकला, इट बिकम सॉलिड एंड इज कॉल्ड एम्बर। और एम्बर को ही पता है, एम्बर को ही बच्चों इन ग्रीक भाषा में एम्बर को हम लोग इस नाम से पुकारते थे, इलेक्ट्रॉन। यहाँ के है, इस बात को ध्यान देना, सी नहीं है, के है। तो एम्बर को बच्चों ग्रीक वर्ड में, ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा करते थे। इसी इलेक्ट्रॉन से फिर इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का जन्म हुआ। तो जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड हम लोग आज यूज़ करते हैं बड़ा कॉमनली,
दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्रीक में एम्बर को इलेक्ट्रॉन, यहाँ स्पेलिंग में के होता है, इस बात को ध्यान रखना, वो गलती से लिखा गया, इट इज के, है ना। तो ग्रीक में एम्बर को बच्चों लोग किस नाम से पुकारते थे, इलेक्ट्रॉन। तो उसी से वर्ड फिर निकल के क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, वॉटेवर जो हम यूज़ करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमको जानना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ से ओरिजिन हो रही है, कहाँ से बातें शुरू हुई। तो ये कहानी है इसकी कि एम्बर को वूल और सिल्क से जब रगड़ा तो जो एम्बर था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को, पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, एंड थिंग्स जो शुरुआत हुई वो यहीं से स्टार्ट होती है। अब इसके बाद एक कहते हैं झड़ी सी लग गई, सिर्फ एम्बर और वूल की या सिल्क की नहीं, अलग अलग मटेरियल्स को, अलग अलग सब्सटेंस को एक दूसरे से हम लोग रब करना शुरू किए, और हमेशा देखा कि दो बॉडी को जब रब करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को, पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये एक यहाँ से शुरुआत हुई, इसके बाद तो बहुत अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलते गए जिनको एक दूसरे के साथ रब करते गए, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते गए, हमको फिर दिखना शुरू हो गया। जैसे अभी तो लोग देखे भी होंगे, जब हम लोग जो कंघी यूज़ करते हैं, कॉम्ब, तो कंघी को जो हम लोग अपने बालों से 4-5 बार अगर हम लोग उसके थ्रू होकर गुजारते हैं तो देखिए होगे जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो कंघी के जो ब्रेसल्स होते हैं वो कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग ये समझ, अब उस वक्त तो उसके पीछे वजह नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग खोजना शुरू किए, सालों साल की मेहनत लगी, तब जाके हमको कुछ ऑब्जर्वेशन मिला, और उस ऑब्जर्वेशन को देख करके हम लोगों ने कॉन्क्लूजन भी ड्रॉ किया। तो अब अगर तुमको मैं आगे इसके लिए चलूँ तो एम्बर और वूल के बाद अगर मैं और बात करूँ तो दूसरा पेयर जो बहुत कॉमनली यूज़ किया गया वो था बच्चों ग्लास रॉड और सिल्क। अब ग्लास रॉड और सिल्क को हम जब रब करते हैं तो भी यहाँ पर देखा गया कि ग्लास रॉड छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर यह भी देखा गया कि जब एक ग्लास रॉड है, मान लो ये एक ग्लास रॉड है और ये मान लो बच्चों सिल्क है, ठीक है। अभी मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा, मैं तुमको ये नहीं होता कि चार्ज हुआ है क्या, मैं बस तुमको बस ये बता रहा हूँ कि ये शुरुआत कैसे हुई। तो जब इस ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया तो मैंने क्या देखा कि इस ग्लास को सिल्क के पास रब करने के बाद ग्लास को सिल्क से पहले खूब अच्छे से रगड़ लो, और फिर ग्लास को सिल्क के पास लाओ, तो हमने देखा कि ग्लास और सिल्क में क्या है, अट्रैक्शन है। सिमिलरली मैंने फिर एक और एग्जांपल बताऊं तो ये भी एग्जांपल बहुत यूज़ किया गया, प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद कैट्स फर। जो कैट का फर होता है उसको प्लास्टिक रॉड से जब मैं रब किया, ये मान लो एक प्लास्टिक रॉड है ना, और ये एक कैट्स फर है, ठीक है, ये कैट्स फर। तो जब हमने प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर से यूज़ किया तो यहाँ भी मैंने क्या देखा कि जो प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर से अच्छे से रब कर लो, खूब अच्छे से जी भर के रगड़ लो, एकदम बढ़िया से, तब ये से रगड़ लो। फिर इस प्लास्टिक रॉड को रब करने के बाद इस कैट्स फर के पास लेकर के हम दोनों में अट्रैक्शन होने लगा। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं फिर दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। देखो एक एक चीज़ का खुलासा होता गया, लोगों ने क्या देखा, फिर क्या से क्या देखा, क्या से क्या देखा, और फिर कॉन्क्लूजन क्या ड्रॉ किया, वो सब तुमको बताता हूँ। सिर्फ यही नहीं, ये भी देखा गया कि अगर दो ग्लास रॉड को अगर सिल्क के साथ रब कर दिया जाए और फिर दोनों ग्लास रॉड को पास लेकर आया जाए तो रिपेल करते हैं। सिमिलरली ग्लास रॉड को दो सिल्क के पेपर से रब कर लो और फिर दोनों सिल्क को पास लाओ तो रिपेल करते हैं। जैसे मैंने प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर से रब किया तो ये कैट्स फर, ये रॉड और कैट्स फर में अट्रैक्शन होने लगा।
लेकिन जब दो प्लास्टिक रॉड यूज़ किया और दोनों को कैट्स फर से रब करने के बाद उन प्लास्टिक रॉड्स को पास लाया, जिनको कैट्स फर से रब कर दिया, फिर उन दोनों को पास लाया, तो दोनों में रिपल्शन शुरू हो गया। सिमिलरली जब मैं ये देखा कि प्लास्टिक रॉड को मैंने इस कैट्स फर से रब किया और ऐसे कैट्स फर को पास लाया, उनमें रिपल्शन शुरू हो गया। यहाँ तक भी ये भी देखा गया कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया और प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर से रब किया और फिर इस ग्लास और प्लास्टिक को पास लाया, इनमें अट्रैक्शन हो गया। तो मेरे कहने का, समझाने का सिर्फ तुमको ये मतलब बच्चों कि रब करने के बाद ऐसा बहुत एग्जाम्पल मिला कि कोई किसको अट्रैक्ट कर रहा है, कोई किसको रिपेल कर रहा है, बहुत अलग एग्जाम्पल्स मिले। अब इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए? ये जो ग्लास और सिल्क को मैंने रब किया और रब करने के बाद दोनों में जो अट्रैक्शन है, इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए? ग्लास को सिल्क के साथ रब कर लिया, प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर के साथ रब कर लिया, फिर मैं जब ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को लाया, इनमें अट्रैक्शन हुआ, इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए? दो ग्लास रॉड को सिल्क से रब करने के बाद पास लाया तो रिपल्शन हुआ, इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए? दो प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर से रब किया, फिर पास लाया, रिपल्शन हुआ, इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए? तो तमाम चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद इसको कुछ इस तरीके से, एक्चुअली होता क्या बच्चों ना कि ऐसा नहीं कि ये चीज़ें एक ही दिन में एक ही समय पे हो रही थी। ये सब चीज़ें अलग अलग देश, पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे लोग इसको देख रहे थे और कोई, हर लोग अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग गए सिर्फ ऑब्जर्व करने में कि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं। दुनिया में अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग चीज़ों को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन का, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की मेहनत का एक कॉन्क्लूजन निकाला गया। ये जो अट्रैक्शन रिपल्शन तुमको बता रहा हूँ कि ये इसको अट्रैक्ट किया, वो उसको रिपेल किया, इन सब का एक कॉन्क्लूज़न निकाला गया। अब मैं कॉन्क्लूज़न तुमको बता रहा हूँ। अब यहीं से देखो बात शुरू होती है। कॉन्क्लूज़न क्या? तो कॉन्क्लूज़न बच्चों ये निकाला गया कि जब भी दो बॉडीज़ को हम लोग रब करते हैं, ठीक है, तो उनमें एक विशेष प्रॉपर्टी, एक स्पेशल प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, जिसके वजह से ये अट्रैक्शन रिपल्शन का चक्कर ये शुरू हुआ है। कभी भी दो बॉडी को जब रब करते हैं तो उन दोनों बॉडीज़ में एक स्पेशल प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। उस स्पेशल प्रॉपर्टी को ही बच्चों हम लोगों ने क्या नाम दिया? चार्ज। अभी बोलते हो ना चार्ज को डिफाइन करो, तो डिफरेंशिएट इतना आसान नहीं होता कि चार्ज क्या होता है बस एक लाइन में लिख दो। बच्चों हर चीज़ का डेफिनेशन लाइन में नहीं लिखा है कि हाँ चार्ज ये होता है। उस डेफिनेशन तक पहुँचे तो वो समझना होगा क्या चीज़ कैसे हुई। तो तुमसे कोई अगर पूछे कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज का डेफिनेशन बचाओ, तो बोलोगे ठीक है बताएंगे, रुक जाओ पहले बैठो, आधी घंटा तुमको समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। हर चीज़ का डेफिनेशन एक लाइन में नहीं होता। आधी घंटा वक्त दो, मेरे सामने बैठो, तुमको समझा दूंगा चार्ज क्या होता है। तो आइंदा तुमसे कोई अगर पूछे कि बताओ व्हाट इज चार्ज, तो बोलो आधी घंटे का समय तुम्हारे पास है, बैठो बताता हूँ चार्ज क्या होता है। ऐसे नहीं बोल सकते व्हाट इज चार्ज। ये सब पढ़ने पढ़ाने की बात है। बुक पे लिखा होगा डेफिनेशन, एक लाइन में कि दिस इज द चार्ज। हाउ डज इट कम, कैसे आता है, कहाँ से आया, क्या इसका हिस्टोरिकल फिनोमेना है, कहाँ किसने देखा, कैसे इसका नामकरण हुआ। तो इस तरीके से हम लोग चार्ज को एक्चुअल में डिफाइन करते हैं कि जब दो बॉडीज़ को रब करते हैं तो उनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी डेवलप होती है। क्यों होती है उसकी बात भी करेंगे, क्या होती है। उस स्पेशल प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं बच्चों? चार्ज। और हम ये भी कहते हैं कि जब दो बॉडीज़ को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो बॉडीज़ गेट इलेक्ट्रीफाइड। वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बच्चों क्या हो जाते हैं? वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो वर्ड कर देंगे, चार्ज और इलेक्ट्रीफाइड, कि जब दो बॉडीज़ को रब करते हैं तो उनमें एक विशेष प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम कहते हैं चार्ज
एंड जो बॉडीज़ हैं उनको जब चार्ज आ जाता है तो हम कहते हैं ये बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रिसिटी, एम्बर वहीं से आ रहा है। एम्बर को ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रीफाइड, ये सब कुछ वहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर दिया कि जो अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा है ये खास प्रॉपर्टी की वजह से है। वही खास प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? चार्ज। एंड वी से द बॉडी इज इलेक्ट्रीफाइड। अच्छा, अभी आगे और चीज़ें, बात सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद, अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के ऑब्ज़र्वेशन को देखने सुनने के बाद लोगों ने ये देखा और पता किया कि जिस चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं, बॉडीज़ के इलेक्ट्रीफाइड होने की बात कर रहे हैं, ये जो चार्ज है दे आर ओनली 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज। लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने ऑब्जर्वेशन से इस बात तक पहुंच गए कि जो जिस चार्ज की बात कर रहे हो, जिस स्पेशल प्रॉपर्टी को आपने चार्ज नाम दिया है, ये 2 डिफरेंट टाइप का होता है। और वो जो प्रॉपर्टी दोनों चार्ज को, दोनों डिफरेंट टाइप को अलग करती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों? दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। जिस वजह से 2 चार्ज एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, उसको कहते हैं बच्चों पोलैरिटी ऑफ चार्ज। फिर जब लोगों ने देखा कि 2 काइंड ऑफ चार्ज हैं, तो उसके बाद इसमें और क्या कहानी हुई वो भी समझ लिया जाए। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि भाई जब बॉडीज़ को रब करते हैं तो उनमें एक विशेष प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं चार्ज। और चार्ज आने के बाद कहा जाता है कि बॉडी क्या हो गई है? इलेक्ट्रीफाइड। और ये जो चार्ज अपीयर होता है बॉडीज़ पर, ये केवल 2 टाइप का होता है। इनका नाम क्या है, इनका समझ क्या है, इनकी बात को हम बाद में करेंगे। लेकिन ये जो 2 टाइप हैं, इनमें ये भी देख लिया गया कि जो सेम टाइप है, सेम टाइप ऑफ चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट टाइप है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि ग्लास को सिल्क से रब किया तो ग्लास और सिल्क में क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ। तो ये कंफर्म हो गया कि ग्लास, वो ध्यान से बस सुनना, जब मैंने ग्लास और सिल्क को रब किया तो रब करने के बाद ग्लास और सिल्क एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ग्लास और सिल्क पर जो चार्ज आया होगा वो सेम टाइप का नहीं होगा, वो डिफरेंट टाइप का होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के चार्जेस में ही अट्रैक्शन होता है। तो एक और कंक्लूजन निकला कि जब 2 बॉडीज़ को हम रब करते हैं तो दे गेट चार्ज्ड अपोजिटली, वो अपोजिट टाइप के चार्ज से चार्ज हो जाते हैं। अभी नामकरण कुछ नहीं किया गया, बस ये कहा गया 2 प्रकार होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, दैट्स इट। सेम टाइप में रिपल्शन होगा, डिफरेंट टाइप में अट्रैक्शन होगा। कोई पॉजिटिव निगेटिव का मैं अभी बात नहीं कर रहा, एक ही चीज़ बताऊंगा, पॉजिटिव निगेटिव भी कहाँ से आया, किसने लाया, लॉजिक क्या था, सब बताऊंगा। अभी नामकरण हुआ ही नहीं, क्यों बताऊँ? जब होगा तो बताऊंगा, एक सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ कब क्या हुआ। तो फिर ये देखा गया कि सेम टाइप रिपल्शन है, अपोजिट टाइप अट्रैक्शन है। अब क्या किया गया कि जैसे तुमको मैंने भी क्या बताया कि ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हो तो दोनों को पास लाने में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, यानी कि चार्ज अपोजिट है। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन और देखा गया, ग्लास को मैंने सिल्क से खूब अच्छे से रब कर लिया। मान लो एक ग्लास रॉड है और ये बच्चों सिल्क है ना, दिस इज योर ग्लास रॉड एंड दिस इज योर सिल्क। ग्लास रॉड को सिल्क से मैंने खूब अच्छे से जी भर के रब कर लिया, खूब बढ़िया से रब कर लिया, रगड़ लिया, और फिर ग्लास रॉड को सिल्क से छुआ दिया। छुआना नहीं था, छुआ दिया। जैसे ही छुआया फिर इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगना बंद हो गया। यानी कि जब 2 बॉडीज़ को रब करते हो तो चार्ज तो हो जाते हैं, लेकिन रब करने के बाद अगर टच करा दिए
तो दोनों का चार्ज फिर खत्म हो जाएगा। यानी कि जब दो बॉडी को रब करते हो तो चार्ज तो हो जाएंगे, लेकिन टच कराने पर वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो न्यूट्रल हो जाएंगे, एक दूसरे के चार्ज को ख़त्म कर देंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? यहीं से नाम निकल करके आया। हमने देखा कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया अट्रैक्शन हुआ, लेकिन जब टच करा दिया तो फिर अट्रैक्शन खत्म हो गया। यानी कि टच कराने पर इनके चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिनका नाम बहुत हम लोग रिगार्डली लेते हैं। उनका नाम था बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब ये देखा कि ग्लास और सिल्क को रब करने से फिर टच कराने से चार्ज खत्म हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, यानी कि दोनों चार्ज एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, ज़ीरो कर दे रहे हैं। तो समथिंग लाइक एक पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव नंबर को ऐड करो और जीरो हो जाए, कुछ ऐसा ही उन्होंने सोचा। तो इसलिए ये जो न्यूट्रलाइज करने की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। एक को नाम दिया उन्होंने पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को नाम दिया उन्होंने बच्चों नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव नाम देने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, द अमेरिकन साइंटिस्ट। अगर तुमसे कोई पूछे कि किस आधार पर इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव कह दिया, क्या इनको सपना आया था? नहीं, साइंटिस्ट लोग को सपना नहीं आता, वो लोग सोते ही नहीं है, सपना कहाँ से आएगा, सोचते रहते हैं दिन भर, क्या कैसे कैसे। तो उन्होंने जब ये देखा कि ग्लास रॉड चार्ज हो गया, सिल्क का ये भी चार्ज हो गया, फिर दोनों को पास लाया तो खत्म हो गया। यानी कि एक पर जो चार्ज है वो दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। जैसे कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर को ख़त्म कर देता है और बचता है ज़ीरो। ये लॉजिक लगाकर कहा कि चलो एक वाले को बोल दो पॉजिटिव और दूसरे वाले को बोल दो नेगेटिव, हो गया इनका नामकरण, जाओ खेलो। अब सवाल ये उठता है कि किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव कहा गया। तो हिस्टोरिकली अगर तुमसे पूछे कि पॉजिटिव चार्ज किसको कहा गया, पहली बार दुनिया में पहली बार किसको कहा गया कि यार तुम पॉजिटिव चार्ज हो, आज से तुमको पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा, तो जो ग्लास रॉड होता है जब इसको सिल्क से रब किया तो इस पर जो भी चार्ज आया उसको कहा गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये क्यों आया, कैसे हुआ, उसकी बात भी आगे करेंगे हम लोग। और जो सिल्क पर चार्ज आया बच्चों उसको कहा गया नेगेटिव चार्ज। हालांकि जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से आए हैं, इसलिए इनको नेगेटिव पॉजिटिव कहा जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जब एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द फंडामेंटल चार्ज, जिसको भगवान ने खुद चार्ज देकर भेजा है कि जाओ तुमको चार्ज दिया मैंने, वो इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल में ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। आगे पढ़ेंगे तुमको पढ़ाऊँगा मैं, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल जब पढ़ाऊँगा और फंडामेंटल चार्ज पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है ग्लास रॉड का सिल्क पर, इस ट्रांसफ़र से ही, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपीयर होते हैं, ऐसा आगे हमको पता चलेगा। एक एक चर्क करके खुलासा होता है, एक दिन में कुछ नहीं मिलता, एक एक साल लग जाते हैं, 100 साल लग जाते हैं किसी कंक्लूजन तक पहुंचने में। तो इस तरीके से नामकरण कर दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि भाई ये जो चार्ज मिले हैं ये पॉजिटिव बोल दो, नेगेटिव बोल दो, झंझट खत्म। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। तो सो लेट अस कॉल देम अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बात खत्म, झंझट खत्म। तो इस तरीके से हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर किया और ये समझा कि बॉडीज को रब करने पर दे गेट चार्ज्ड, दे गेट इलेक्ट्रीफाइड। तो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं, ये जो एक
बैकग्राउंड है चार्ज का कि कहाँ से ओरिजिन हुआ, किसने देखा, ये सब तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस पे एक छोटी सी बात और तुमको बताऊंगा कि इसके आधार पर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को कैसे डिफाइन किया गया। ठीक है, तो चलो उसकी बात भी कर लेते हैं। ठीक, ओके। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात भी कर लेते हैं। हालांकि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बहुत अलग तरीके से लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। कंडक्टर्स का तो पूरा एक चैप्टर ही हमको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो सब बात वहाँ पर होगी। फिलहाल जो चार्ज से हम सीखे, ये जो चार्ज के बारे में हमको पता चला, उससे कैसे हम कंडक्टर्स इंसुलेटर्स को डिफाइन कर सकते हैं उसको समझो। तुमको मैंने भी क्या बताया कि जो एक फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक सिल्क है, सिल्क का एक कपड़ा है, ठीक है, सिल्क है, और ये एक मेटल है, ये एक मेटल है। इस मेटल को मैं सिल्क से रब करूँ, रब अच्छे से खूब जम करके रब करूँ, इस पे कभी भी चार्ज वार्ज नहीं आएगा, इस पे कभी चार्ज अपीयर होगा ही नहीं, जितना मन चाहे उतना रगड़ के देख लेना। ऐसा कैसे? अभी आपने बताया कि ग्लास रॉड को जब रब करते हैं तो चार्ज हो जाता है, एक मेटल को लिया और रब कर रहे हैं, चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? होगा। कैसे होगा पता है? अब इस मेटल पर क्या करो, एक हैंडल लगा दो, प्लास्टिक की या लकड़ी की एक हैंडल लगा दो और अपने हाथ को हैंडल पे पकड़ना, इस मेटल को टच मत करना, ये जो मेटल का हिस्सा उसको टच मत करना, इस बस प्लास्टिक हैंडल को ऐसे पकड़ो, लकड़ी का बना उसको ऐसे पकड़ो और फिर इसको रगड़ो, जी भर के रगड़ो सिल्क से। तो फिर तुम क्या देखोगे बच्चों, फिर तुम ये देखोगे जो मेटल रॉड है, नाउ इट गेट्स चार्ज्ड। अब ये चार्ज हो गया। अब ये क्या चक्कर है सर? अभी तो आपने कहा था मेटल है चार्ज नहीं हो रहा है, फिर लकड़ी का एक हैंडल लगा दिया, चार्ज कैसे हो गया? क्यों पहले चार्ज नहीं हो रहा था? क्या कारण था? ठीक है, बताता हूँ, एक एग्जांपल देखो। जैसे मान लो बच्चों ये कोई एक चार्ज बॉडी है, इस पे जैसे मान लो एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, मान लो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। नेगेटिव चार्ज बॉडी कैसा है कि मान लो हमने एक कैट्स फर को प्लास्टिक से रब कर लिया, ठीक है, तो कैट्स फर को प्लास्टिक रॉड से रब कर लिया और फिर हम प्लास्टिक के बॉल को या प्लास्टिक रॉड को लेकर के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलो प्लास्टिक का रॉड ही बोल देता हूँ उसको मैं, है ना। एक प्लास्टिक का रॉड है जिसको मैंने कैट्स फर से रब कर लिया, तो प्लास्टिक के रॉड को कैट्स फर से बच्चों जब तो रब करते हो तो याद रखना उस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होते हैं, ठीक है। ये रब कर लिया मैंने। अब इसको मैं एक न्यूट्रल बॉल से, जिस पर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, उससे जोड़ दिया। और जोड़ा कैसे? एक कॉपर वायर से मैंने जोड़ दिया। तो जैसे ही इस नेगेटिवली चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड को तुम जोड़ दोगे इस बॉल से, पिथ बॉल से, जो कि अनचार्ज है, तो देखोगे कि ये धीमे धीमे चार्ज जाता हुआ इस पर अपीयर हो जाएगा एंड दिस बॉल विल गेट नेगेटिवली चार्ज्ड। लेकिन अगर यही इस कॉपर वायर के बदले मैं एक नायलॉन या फिर किसी रबर से इसे कनेक्ट कर दूँ, कुछ ऐसे, अगर मैं कॉपर वायर के बदले नायलॉन या रबर से कनेक्ट कर दूँ इसी प्लास्टिक रॉड को, ये प्लास्टिक रॉड है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बॉल से, और बॉल क्या थी बच्चों? न्यूट्रल। तो मैंने क्या देखा, जब कॉपर के वायर से कनेक्ट किया तो यहाँ तक तो चार्ज हो गया, लेकिन जब नायलॉन या रबर के तार से मैंने जोड़ा तो फिर ये जो बॉल है वो चार्ज नहीं हुआ, इसका नेगेटिव चार्ज इसी के पास रह गया। इन सब बातों से ये पता चला कि जो वायर तुम देख रहे हो, या इस वायर से ये चार्ज का जो फ्लो है वो आसानी से अलाउड है, जबकि इस नायलॉन या रबर से चार्ज का फ्लो आसानी से अलाउड नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ था पता है? जब मेटल को मैंने हाथ से पकड़ा और रब किया
तो मेटल चार्ज तो हो गया था, लेकिन मेटल का चार्ज मेरे बॉडी से होता हुआ चला गया था अर्थ में। हमारा बॉडी, एनिमल्स की बॉडी, अर्थ, ये सब कंडक्टर्स होते हैं। तो अगर ये मेटल का रॉड है और तुमने हाथ में पकड़ रखा है तो मेटल चार्ज तो हो जाएगा, लेकिन वो चार्ज तुम्हारे बॉडी से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा और देयर विल बी नो चार्ज अपीयर ऑन द मेटल। लेकिन अगर वही तुम यहाँ पर पे हैंडल लगा दिए लकड़ी का, प्लास्टिक का, तो ये जो चार्ज है ये इस हैंडल के थ्रू आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक या लकड़ी तुम लगाए हो वो चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता, तो उसको बच्चों बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो ये भी ऑब्जर्वेशन देखा, ये भी ऑब्जर्वेशन पता चला कि जो चार्ज है उसका फ्लो भी होता है। जो चार्ज अपीयर हो रहा है बॉडीज़ पर इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद, जो चार्ज अपीयर हो रहा है ये चार्ज का फ्लो भी होता है, लेकिन ये फ्लो हर सब्सटेंस के थ्रू नहीं होता, कुछ के थ्रू ही होगा। जिनके थ्रू होगा उनको क्या बोलोगे? कंडक्टर्स। और जिनके थ्रू बहुत मुश्किल से हो या न के बराबर तो उनको बोला गया वो जो इंसुलेटर्स। तो ये भी कंडक्टर इंसुलेटर्स के बारे में पता चला हमको उस वक्त चार्ज के, जब ये सब चार्ज का तामझाम चल रहा था, अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये वो, तभी ये सब पता चल गया था कि भाई चार्ज का फ्लो भी होता है मगर हर सब्सटेंस से नहीं, कुछ खास विशेष सब्सटेंसेस से। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो चार्ज का फ्लो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने से पैदा होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में डिटेल में, तो पढ़ेंगे कि कैसे ये फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इसमें क्या रोल है। अभी जो ऑब्जर्वेशन हुआ वो तुमको बता रहा हूँ। इसी आधार पर एक चीज़ को और डिफाइन किया गया, और वो चीज़ क्या होती है बच्चों? अर्थिंग या ग्राउंडिंग। ये सब जितने भी ऑब्जर्वेशन थे रिगार्डिंग चार्ज वो सब तुमको बता दे रहा हूँ। अब अर्थिंग या ग्राउंडिंग क्या होता है? जैसे मान लो कोई बॉडी है एंड दिस बॉडी इज चार्ज्ड, सपोज दैट दिस बॉडी इज फुल ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड। मान लो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब इस बॉडी को मैं अगर अर्थ से कनेक्ट कर दूं, तो ये जो चार्ज है ऑफ कोर्स जो कनेक्टिंग वायर होना चाहिए कंडक्टर का होना चाहिए, तभी चार्ज का फ्लो होगा। तो ये जो बॉडी पर चार्ज है ये एक मोमेंट्री करंट फ्लो होगी और ये जो चार्ज है वो जा कर के अर्थ में पूरा समा जाएगा एंड दिस बॉडी विल बिकम न्यूट्रल। इसका पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा। तो जब भी किसी चार्ज्ड बॉडी को तुम अर्थ के संपर्क में लाते हो, अर्थ के साथ अटैच करते हो, तो बॉडी का पूरा चार्ज क्या होता है? खत्म हो जाता है। इस फेनोमेना को बच्चों क्या बोलते हैं? अर्थिंग या ग्राउंडिंग। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका ज़्यादातर यूज़ हम लोग करते हैं सेफ्टी मेजरमेंट के लिए। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस हैं, इनको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग अर्थिंग का यूज़ करते हैं। अगर कहीं भी एक्सेस चार्ज डेवलप हुआ, जैसे कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस है बहुत सेंसिटिव है और उस पर एक्सेस चार्ज अगर डेवलप हुआ तो उसको ख़राब कर सकता है, तो हम कुछ ऐसी तकनीक लगाएंगे कि जो एक्सेस चार्ज इस पर डेवलप हो वो एक्सेस चार्ज ग्राउंड में चला जाए। अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, इसकी बहुत बड़ी कैपेसिटेंस है, ये सारे के सारे चार्ज को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं बच्चों ग्राउंडिंग या अर्थिंग। ये जो अर्थ है बॉडी के पूरे चार्ज को खींच लेगा। तो इसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में करते हैं ताकि उनको सुरक्षित रखा जाए, उनको सेफ रख सके। ठीक है, तो ये आज का मेरा लेक्चर था जिसमें तुमको मैंने बताया कि एक चार्ज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, चार्ज कहाँ सबसे पहली बार देखा गया, किसने सबसे पहली बार देखा, चार्ज कोश के ऊपर ही देखा गया था। जो देखा गया बच्चों क्या देखा गया था? चार्ज का इफेक्ट। चार्ज का इफेक्ट क्या था? अट्रैक्शन या रिपल्शन। इस इफेक्ट को देखा गया। इस इफेक्ट के पीछे जो कारण था उसको बदला गया चार्ज। ग्रीस से बात शुरू हुई और आज हम लोग बहुत कुछ इसके बारे में जान चुके हैं। क्या क्या बातें जानी है और ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर बोलो, नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे बच्चों तो अब इसमें और आगे देखेंगे
क्या होता है, हम लोग बात करें क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल की बात करेंगे, हम लोग बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, फिर कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे और फिर इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है आगे बढ़ेगा। आज की जो क्लास थी ये प्योर एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, ताकि हर बच्चे को ये पता चल सके कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये बात कहाँ से शुरू हुई और हमें इसको कैसे समझना है। ठीक है, तो अपने फीडबैक ज़रूर देना, कितना तुमको बात समझ में आई, क्लास तुमको कैसी लगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं तुमको पहले कह दूँ कि हमारा जो मोटो है वो है फिज़िक्स सिखाना, समझाना, है ना। मार्क्स वार्क्स एग्ज़ाम तो फिर वो उसका अपना सेकेंडरी रिजल्ट है, वो अपने आप हो जाएगा। तो कोशिश करना कि हम लोग जब जुड़े हैं तो सीखने के लिए जुड़े, है ना, समझने के लिए, क्योंकि जो आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अंडरस्टैंडिंग। एक सही मायने में फिजिक्स को समझना के लिए क्या क्या हमको चाहिए होगा वो तुमको देखना होगा, बताऊंगा, सब बताऊंगा कैसे चीज़ को हमको मैनेज करना है और सीखना भी है, और सीखने के साथ साथ मार्क्स भी लेकर के आना है। सिर्फ सीखना नहीं है, मार्क्स भी तगड़ा लेकर के आना है, कॉम्पिटिशन भी क्रैक करना है, किसी से पीछे नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि जान रहे कुछ मगर क्लियर नहीं कर पाए, मार्क्स भी खूब जम कर लाएंगे। ऐसा भी ना हो कि मार्क्स तो खूब आ गए मगर आता होता कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कल को कोई ये ना कह सके यार तुम तो कई नंबर लेकर रखे, तुमको तो ज्ञान कुछ है ही नहीं, तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो किसी चीज़ के बारे में, मार्क्स तुम कहाँ से लेकर के आ गए, क्वेश्चंस उठेंगे। तो हमको दोनों काम नहीं करना है, हमको जमकर पढ़ाई भी करनी है और मार्क्स भी खूब ढेर सारा लेकर के आना है, कंपटीशन भी अच्छे से क्वालिफाई करना है। ये सब होगा बट थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और साथ साथ चलना होगा। ठीक है, तो बच्चों आज मैं स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तो इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है और क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल क्या है, और इस तरीके से हम लोग अपनी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही। अपने फीडबैक्स या जो भी तुमको क्वेश्चंस पूछना हो, कुछ अगर डाउट्स मन में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।